इस वीडियो में हम लोग गॉस के नियम के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। गॉस के नियम को समझने के लिए सबसे पहले इस घन कोण के कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित होता है या फिर करता है, उसे उस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण कहते हैं। तो वृत्त और गोला, इन दोनों में आप अंतर समझते होंगे। वृत्त 2D है और गोला 3D है। वृत्त एक रिंग है तो गोला एक गेंद है। ये अंतर है। तो कह रहा है कि यदि कोई गोलीय पृष्ठ हो, उसका कोई क्षेत्रफल हो, वह गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करे या अंतरित होवे, वही क्या कहलाएगा, उस पृष्ठ पर उसके द्वारा केंद्र पर बना घनकोण कहलाएगा। उस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घनकोण। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं इस ओमेगा को ऐसे भी लिखा होता है। अब यहाँ एक फिगर आपको दिख रहा है। इस फिगर को मैं थोड़ा जूम इन करूं तो मान लीजिए ये कोई एक गोला है। ठीक है, वृत्त नहीं है, गोला है, गेंद जैसा। और उस गेंद के ऊपर एक छोटा सा एरिया है। मान लीजिए पृष्ठ का क्षेत्रफल है DA। इतने क्षेत्रफल वाला ये पृष्ठ है। अब यह पृष्ठ इसके केंद्र पर जो कोण बना रहा है, उसे हम लोग घनकोण कहते हैं। चाहे तो ये पूरा ही पृष्ठ इस केंद्र पर घनकोण बना सकता है। ठीक है, तो जितना भी पृष्ठ है उसके द्वारा बना इसके केंद्र पर कोण घनकोण कहलाता है। और यह कोण यहाँ पर इस DA पृष्ठ द्वारा बना गया कोण जो है वो d ओमेगा मान लिया गया है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये स्मॉल r दिखाई गई है। ठीक, अब यदि DA क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण d ओमेगा हो, तो इस परिभाषा को आप याद कर लीजिए कि d ओमेगा बराबर क्या होता है, DA अपॉन आर स्क्वायर। यानी जिस पृष्ठ के द्वारा घनकोण आप निकालने जा रहे हैं, उसका क्षेत्रफल बटे में जो उसकी त्रिज्या है उसका वर्ग, ये होता है उस पृष्ठ द्वारा बनाया गया घनकोण। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है घनकोण का मात्रक। एक स्टेरेडियन किसके बराबर होता है, यदि DA का मान, यानी जो पृष्ठ है जिसके कारण हम केंद्र पर घनकोण निकाल रहे हैं, उसका मान है वो यदि आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तब इस सूत्र में क्या करेंगे, DA के जगह पर यहाँ पर आर स्क्वायर रख देंगे। इस प्रकार से आर स्क्वायर कट जाएगा और ये एक स्टेरेडियन आएगा। अब इसी मैथमेटिक्स से यहाँ पर एक स्टेरेडियन की परिभाषा दी गई है। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ उसके केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, इसे ज्ञात करना हो, तो उस स्थिति में पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसे हम लोग DA की जगह पर रखेंगे। और एक गोला जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, उसका पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, यानी त्रिज्या का वर्ग। इसलिए ओमेगा बराबर ये सूत्र लगाएंगे DA अपॉन आर स्क्वायर, और हम लोग लिखेंगे DA की जगह 4 पाई r स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन आ जाएगा। अब अतः गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्र पर 4 पाई घनकोण अंतरित करता है। ये बात समझ में आ गई। इसका एक अन्य रूप और होता है। यहाँ पर यदि ये एक छोटा सा एलिमेंट DA था
जो कि बराबर दूरी पर था केंद्र से, आर त्रिज्या थी ना यहाँ पर। इस वाले में देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल था, इसके हर एक बिंदु की जो दूरी थी वो केंद्र पर जहां पर ये घनकोण बना रहा है वो बराबर थी। यदि यह दूरी बराबर नहीं रहती है, उस स्थिति में घनकोण को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, यानी यहाँ एक समाकलन से हम लोग इसे निकालते हैं। तो इसके आगे यदि r परिवर्तित हो, ठीक है, यहाँ r यदि परिवर्तित होगा तब डी ओमेगा, यानी कि ओमेगा कैसे निकलेगा, यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, निश्चित समाकलन करके यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ। लिमिट मान लो r1 से r2 इस तरह हो जाए, और यहाँ ये 0 से ओमेगा हो जाए, या ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो जाए, तो इस तरह से ये निकलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो गॉस के नियम को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा, इसे समझ लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स कहाँ होगा, जहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा। अब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। यानी यदि कोई वैद्युत क्षेत्र है इस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसा पृष्ठ ले लिया जाए, ठीक है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, वही इस पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स की माप होती है। तो यहाँ से कितनी गुजर रही है, 3 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसलिए इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो 3 यूनिट का होगा। ठीक है, इसे हम लोग किससे दिखाते हैं, तो फाई, इसे क्या पढ़ा जाता है, फाई। ठीक है, फाई यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में कैपिटल लेटर ई है, ई से प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और क्या बनती है, तो माना कि किसी वैद्युत क्षेत्र ई में कोई लघु क्षेत्रफल डी ए है, तब वेक्टर ई डॉट डी ए के अदिश गुणनफल को क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से कोई एक वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, और यहाँ पर ये है हमारा एरिया या पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए। अब इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कैसे निकलेगा, तो इस जो ई का मान है, ई वेक्टर फॉर्मेट में लिखा जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाएगा डी ए वेक्टर से। ठीक है, तो इसलिए डी फाई ई, यानी कि इस डी ए पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसे हम लोग डी फाई ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। एक बात याद रखो, जहां पर भी ये आगे स्मॉल डी लग जाता है, मतलब कि वो बहुत छोटी सी वैल्यू को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्मेट में ही रहेगा। ई डी ए ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, जनरली, जब तक कि उनके बीच में कोण शून्य अंश न हो जाए। अब जिसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ये इस पृष्ठ क्षेत्रफल ए के लिए इसका समाकलन होगा। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल ए के लिए यहाँ पर जो भी है पूरा ये, इसलिए यहाँ पर यदि इनके बीच में डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में ये कोण थीटा रहा, तो यहाँ ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसलिए बराबर करके ई कॉस थीटा, और यहाँ पर एरिया के लिए इंटीग्रेशन डीए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ई तभी बाहर आएगा जब ई हमारा नियतांक होगा, यानी ई जो है वो बदलेगा नहीं, तभी ई बाहर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से जब भी ई बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर एरिया बचेगा कोई ना कोई, इस तरह डीए करके, यानी ये जिस भी पृष्ठ के लिए इसका इंटीग्रेशन हो रहा था उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाता है ये। इसीलिए इस केस में यहाँ एरिया वेक्टर के लिए एरिया वेक्टर डी ए
यानी कि एरिया डी ए का यहाँ ए क्षेत्रफल के लिए समाकलन करने पर जो पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो यहाँ पर हमें मिल गया। इस तरह से फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक इन्हीं दोनों के सहारे निकाला जा सकता है। ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और या फिर इसका दूसरा मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर या इंटू मीटर के पावर स्क्वायर यानी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी इसका एक मात्रक है। ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है? तो ये अगला चैप्टर जब मैं विद्युत विभव का पढ़ाऊंगा, क्योंकि विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए वहां से ये बेहतर समझ में आएगा। अब फाई ई का विमीय सूत्र, तो यानी ई का विमीय सूत्र गुणे ए का विमीय सूत्र। ठीक है, इस तरह ये निकलेगा। इसको देख लीजिएगा। राशि कैसी है ये? तो ये अदिश राशि है, क्योंकि ये किस चीज को प्रदर्शित कर रही है? ये संख्या की माप है। ठीक है, तो संख्या क्या होती है? अदिश होती है। अब यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत लक्ष्य ऋणात्मक होगा। मान लीजिए कोई पृष्ठ लिया आपने, उसमें हर तरफ से विद्युत बल रेखाएं एंटर कर रही हैं, तो क्या होगा? इस केस में वैद्युत फ्लक्स जो कि उस पृष्ठ से गुजर रहा है वो ऋणात्मक हो जाएगा। इसी तरह फिर दूसरा नोट्स लिखा है, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक